जैसे कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक मामूली से लड़के ने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया। और ऐसा क्या हुआ कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला होने के बावजूद गवर्नमेंट को इसे लीगल मानना पड़ा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉनमैन की, जिसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके शातिर दिमाग ने भारत की पूरी जुडिशरी सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के बेलगामी डिस्ट्रिक्ट के खानपुर टाउन में हुआ था। अब्दुल के पिता इंडियन रेलवे में काम किया करते थे और उनकी फैमिली एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन में थी। लेकिन जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब उस समय उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से हिल जाती है। ऐसे में अब्दुल और उनके दोनों भाई काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर ही फल और सब्जी का ठेका लगा लेते हैं। अब्दुल करीम का पढ़ाई में खूब मन लगता था और वो इस कठिन समय के आगे झुककर अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहता था। इसलिए वो खानपुर के ही एक अच्छे स्कूल सर्वोदय विद्यालय से ही अपनी पढ़ाई करता है और इसका पूरा खर्चा फल और सब्जी बेचकर उठाता है। अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में ही इतना स्ट्रगल करते हुए वो बीकॉम की डिग्री कंप्लीट कर लेता है और जॉब करने की सोचता है। अब्दुल करीम एक पढ़ा लिखा और टैलेंटेड इंसान था, जिसको देखते हुए कई जगहों पर आसानी से जॉब मिल गई। लेकिन उसके मन मुताबिक जॉब ना होने की वजह से उसका काम में कभी मन लगा ही नहीं और अल्टीमेटली उसे हर जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि अब्दुल ने हार नहीं मानी और सपनों के शहर मुंबई आ गया। बचपन में फल बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले अब्दुल पर अब क्विक मनी का भूत सवार हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी इतना अमीर होना चाहता था कि वो लाइफ की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए। लेकिन मुंबई भी उसके पैसों के भूख को शांत नहीं कर पाई। यहाँ भी उसने कई जॉब्स ट्राई की है, लेकिन हमेशा की तरह उसके आलसी बिहेवियर और टारगेट्स को पूरा न कर पाने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता था। और इस दौरान अब्दुल तेलगी ने सऊदी अरेबिया के बारे में सुना, जहाँ जाकर उसके कुछ दोस्तों ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। अब अब्दुल ने भी सऊदी जाने का फैसला किया, जहाँ उसे लाइफ की पहली सक्सेस मिली। अब्दुल ने वहाँ पर 7 साल तक काम किया और अच्छा खासा पैसा कमा लिया। यह पैसा अब्दुल को एक स्टेबल लाइफ देने के लिए तो काफी था, लेकिन उसकी अय्याशी को पूरा नहीं कर सकता था। सऊदी में रहते हुए उसने यह नोटिस किया कि भारत से कई सारे लोग काम और पैसे के लालच में यहाँ आके मजदूरी करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, जिसके कारण वो कभी भी सऊदी नहीं आ पाते थे। अब यहाँ अब्दुल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया और उसने वापस मुंबई आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी खोल ली। यह कंपनी ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास सऊदी जाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। अब्दुल करीम ऐसे लोगों को फेक पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बना कर देता था और यह काम वो इतना शातिर तरीके से करता कि इमिग्रेशन में कभी कोई पकड़ा ही नहीं गया। हालांकि साल 1991 में पुलिस को अब्दुल के इस जालसाज धंधे की भनक लग जाती है और फिर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, वैसे तो जेल में जाने के बाद किसी भी इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन अब्दुल करीम के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ अब्दुल की मुलाकात रामरतन सोनी से हुई, जो अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के कारण कई बार जेल के चक्कर काट चुका था। जेल में रामरतन सोनी अब्दुल को कुछ बड़ा फ्रॉड करने की सलाह देता है। रामरतन सोनी कलकत्ता में स्टैम्प पेपर बेचने का काम किया करता था और इसमें उसने कई सारे फ्रॉड्स भी किए थे। साल 1992 में ये दोनों जेल से बाहर आए। अब्दुल करीम ने भी रामरतन सोनी के साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों की लड़ाई हो गई और अब्दुल ने रामरतन का साथ छोड़ दिया। अब्दुल करीम तेलगी और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और उसके दिमाग में फेक स्टैम्प पेपर बेचने का आइडिया चल रहा था। दोस्तों, अगर आप स्टैम्प पेपर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी 2 लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टैम्प पेपर का ही इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी के डील से लेकर बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट, लीगल केसेस और यहाँ तक कि शादी के संबंध भी स्टैम्प पेपर पर ही बनाए जाते हैं। रामरतन के साथ काम करके अब्दुल करीम स्टैम्प पेपर के बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ चुका था और यह भी जान चुका था कि इसमें काफी सारे लूपहोल्स है। अब्दुल सबसे पहले तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से उन पेपर से जुड़े लाइसेंस हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने खेल को बिना डरे अंजाम दे पाए। वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में अपनी पहचान बढ़ाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी प्रेस अपनी पुरानी और खराब मशीन का ऑक्शन करती है, जिन्हें अक्सर लोग कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए खरीद लिया करते हैं। नासिक सिक्योरिटी प्रेस में हुए एक ऐसे ही ऑक्शन से अब्दुल ने स्टैम्प पेपर प्रिंट करने वाली मशीन को ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया। इसके बाद उसने सिक्योरिटी प्रेस के ही कुछ ऑफिसर को रिश्वत देकर उस मशीन की रिपेयरिंग करवा ली और साथ ही प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले कागज और इंक को भी हासिल कर लिया। उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ अपने द्वारा छपाए गए स्टैम्प पेपर को मिलाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी
कि अब्दुल करीम ने अपनी एक प्रॉपर सर्च टीम भी बनाई हुई थी, जिसमें 350 से भी ज्यादा MBA कर चुके स्टूडेंट काम किया करते थे। ये स्टूडेंट हर उस जगह पर जाते थे जहाँ स्टैम्प पेपर की जरूरत होती है, और वहां जाकर वो उन्हें मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर बेचा करते थे। अब्दुल का यह बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ और अगले 5 सालों में ही उसने करोड़ों की दौलत कमा ली। अभी तक अब्दुल इस बिजनेस को भारत के 25 राज्यों के 70 से भी ज्यादा शहरों में फैला चुका था। लेकिन अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद आखिर अब्दुल करीम पकड़ा क्यों नहीं जाता। तो दोस्तों, अब्दुल करीम लोगों को खरीदने में भी एक्सपर्ट था। वो अच्छे से जानता था कि कब और किसके जेब में पैसा भरना है, जिससे कि उसका धंधा बिना रोक टोक के चलता रहे। उसके खिलाफ 25 से भी ज्यादा FIR थी, लेकिन अब्दुल करीम के ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने पुलिस से लेकर कई बड़े पॉलिटिशियन को पैसे के दम पे खरीद लिया था। हाल तो ऐसा था कि अब्दुल उन्हें रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने की सैलरी दिया करता था, जिसे वो अपना मुंह बंद रखे। जैसे कि एक पुलिस हवलदार जिसे महीने की सिर्फ 9,000 सैलरी मिला करती थी, उसे अब्दुल ने इतने पैसे दिए कि उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हो गए थे। हाल तो इतना बुरा था कि उस समय मुंबई पुलिस के DCP प्रदीप सावंत पर भी इस केस में शामिल होने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे निर्दोष माना गया। अब्दुल करीम तेलगी के पास कितनी प्रॉपर्टी थी और उसे कितना बड़ा स्कैम किया था, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। अलग अलग वेबसाइट पर इसका एस्टिमेट 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच दिया जाता है। उसे डांस बार में जाकर पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, और कहते हैं कि एक बार तो उसने तरन्नुम खान नाम के एक डांसर के साथ रात बिताने के लिए 93 लाख रुपए खर्च किए थे। अब्दुल करीम तेलगी अपने पैसों को बोरी में भर कर रखता था और उसे खुद नहीं पता था कि वो इस स्कैम से कितने पैसे कमा चुका है। हालांकि दोस्तों, जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे हर एक बुरे काम का अंजाम झेलना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ अब्दुल करीम के साथ। नवंबर 2001 बेंगलुरु पुलिस ने स्टैम्प पेपर से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा, जो कि उनके अनुसार कहीं से चुराए गए थे। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि ये नकली स्टैम्प पेपर से, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एक के बाद एक कड़ी छोड़ते हुए इसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तक पहुंच गए। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तब शायद अब्दुल के कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं कि पुलिस ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नहीं तो शायद समय रहते हुए उसने उन पुलिस ऑफिसर को भी खरीद लिया होता। हालांकि दोस्तों, अब्दुल तेलगी बचने में कामयाब रहा। इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वह फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, अब अब्दुल के काले धंधों का साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि वो अजमेर की दरगाह पर जाने वाला है और यहीं से उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को रखा जाता है। SIT अब्दुल करीम का नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें तेलगी कई सारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर और यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्टर्स के भी नाम लेता है। इस स्कैम में महाराष्ट्र NCP के कुछ बड़े लीडर्स के भी नाम थे, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो सकी। इसी दौरान इस केस से जुड़े SIT के एक ऑफिसर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद से पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। CBI इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम की 36 प्रॉपर्टी का खुलासा करती है, जो कि भारत के अलग अलग शहरों में खरीदी गई थी। इसके अलावा तेलगी के नाम से 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें से हर एक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा थे। साल 2006 में आखिरकार अब्दुल करीम को जेल की हवा खाने का आदेश सुना दिया जाता है और उसे 30 साल की जेल और 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरने की सजा मिलती है, जो कि शायद से उसके क्राइम को देखते हुए काफी कम थी। लेकिन दोस्तों, अब्दुल को इतनी भी सजा नहीं मिली और 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को बेंगलोर के जेल में उसकी मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत मेनिंजाइटिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। लेकिन अब्दुल के वकील का दावा था कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि 10,000 के स्टैम्प पेपर स्कैम में अब्दुल अकेला नहीं था। इस स्कैम का मास्टरमाइंड भले ही अब्दुल हो, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में सत्ता और सरकार चलाने वाले कई सारे लोगों का भी नाम शामिल था। अब्दुल की मौत के बाद उसकी पत्नी सादिया तेलगी ने भी इस पर कई सारे सवाल उठाए, लेकिन सरकारी गलियारों में इस केस को बहुत ही सफाई से दबा दिया गया। साल 2018 में इस केस से जुड़े सभी गुनहगारों को भी रिहा कर दिया गया और भारत के सबसे बड़े स्कैम में से एक स्टैम्प पेपर स्कैम बिना किसी अंजाम के ही इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया। पुलिस ने तो कभी ये पता लगा सकी कि अब्दुल करीम की फेक पेपर छपने वाली फैक्ट्री कहाँ थी, और ना ही कभी उसके अरबों रुपए की संपत्ति जब्त हो सकी। यहाँ तक कि सरकार ने इस पूरे स्कैम को लीगल घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों, इस स्कैम को लीगल घोषित करने के पीछे एक ठोस वजह थी, क्योंकि 1990 से 2001 के बीच अब्दुल करीम ने बहुत ज्यादा फेक स्टैम्प पेपर बेचे थे। इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने लीगल कामों के लिए इसी फेक स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया था। लेकिन कोर्ट के अनुसार अगर ये स्टैम्प पेपर इलीगल थे तो उन पर किए गए सारे एग्रीमेंट्स कभी भी मान्य ठहराए नहीं जा सकते थे। यानी कि 9 सालों में हुई हर शादी, हर प्रॉपर्टी और हर एक बिजनेस एग्रीमेंट इलीगल था। अगर ऐसा हो जाता तो पूरा जुडिशरी सिस्टम हिल जाने वाला था और उसका अंजाम क्या होता इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था।
ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पूरे स्कैम को लीगल बना दिया और बहुत बड़ी गड़बड़ी होने से रोक लिया। हालांकि अब्दुल करीम इस स्कैम में महज एक प्यादा था या फिर राजा, ये अभी भी सामने नहीं आ सका। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना।